इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी, और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा, और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की योजना राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पे
कि सिंचाई योजनाओं का किस तरह से फ़ायदा जो है किसान भाई उठा सकें और ये हैं क्या, और कैसे खेतों में जो है सिंचाई की आवश्यकता को पूरा कराया जा सके है। इसके अलावा करेंगे मनोरंजन और इसके साथ साथ करेंगे खेती बाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा। पर इन सबसे पहला आओ करें चर्चा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पे। जैसा हमने जिक्र कराया कि केंद्र सरकार जो है बहुत सी योजनाएं किसानों के हित के लिए, फायदे के लिए चलावा है। जिस तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, पशुधन योजना आदि इत्यादि है। उन्हीं में से एक ऐसी योजना है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, जिसके के नाम से ही स्पष्ट है कि किसान भाइयों के खेतों में जो है हर समय जब भी उनको ज़रूरत हो सिंचाई की, उनके खेतों तक पानी पहुँचे और जिससे कोई भी खेत जो है बिना पानी के ना रहे, वंचित ना रहे, और किसान भाई समय पर अपने खेतों में सिंचाई करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा के और भरपूर फसल जो है अपने खेतों से ले सके। तो इसमें यही बात सबसे ज़्यादा अहमियत रखे है कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना यानी कि PMKSY के अनुसार देखें कि हर खेत को पानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। भारत सरकार जल संरक्षण और उसके प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर समय समय पर जो है बहुत ज़्यादा काम करे है। और इस आशय के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को हर खेत को पानी सिंचाई के कवरेज को बढ़ाने के लिए, उसके क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए और पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने के लिए जो है प्रति बूंद अधिक फसल का उद्देश्य भी ध्यान में रखा है। और इस पर केंद्रीय तरीके से जो है शुरू से अंत तक जो है समाधान के साथ तैयार किया गया है। स्रोत निर्माण के जल के स्रोत हमारे कहाँ कहाँ हैं और नए स्रोतों का निर्माण कैसे किया जा सकता है, जल वितरण, उसका प्रबंधन, उसका संरक्षण, क्षेत्र अनुप्रयोग और विस्तार गतिविधियां जो है इसमें शामिल हो जाए। यानी विस्तार में कि यूँ नहीं है कि जहाँ तक नहर गई या पानी गया वहीं तक जो है पहुँचाना है, उससे आगे भी यदि खेत है, किसान भाई हैं और किसी कारण से वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, चाहे धरातल समतल नहीं है, ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है, नहर नहीं खुदी हुई है या उसके जो रजबाए हैं वो नहीं वहाँ तक हैं, तो इस तरह का भी निर्माण करना और उस वहाँ तक हर संभव प्रयास करना कि पानी सिंचाई के लिए पहुँचाया जाए। या फिर जो ट्यूबवेल वगैरह हैं, भूमिगत जल संसाधनों का इस्तेमाल करना, उसका भी इसके साथ जोड़ा जा है और उसमें अलग अलग तरीकों को इस्तेमाल करके जो है तभी अब इस सिंचाई योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा है। क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 1 जुलाई 2015 को आयोजित अपनी बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दी थी और तभी से जो है इस पर बहुत गहराई से और ज़्यादा काम हो रहा है और जिससे कि हर किसान भाई को उसके खेतों के अनुसार जो है पानी मिले और वहाँ पे वो पहुँचे और किसान भाई इससे वंचित ना रहें। जैसा हमने जिक्र किया कि हर खेत को पानी प्रति बूंद अधिक फसल का उद्देश्य ध्यान में रखते हुए चलें, तो इससे किसान भाई जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके हैं। और इस दिशा में यूँ भी देखा जा है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग विभाग हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिससे कि किसान भाई इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। जैसे केंद्रीय जल आयोग आ जा, भूजल बोर्ड वगैरह आ जाए, ये जो हैं इस दिशा में सभी लगे हुए हैं कि किस तरह से किसानों को जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पहुँचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इससे ले सकें। इसके साथ साथ जो आ जा है कि किसान भाई इससे और फ़ायदा कैसे ले सकें कि एकीकृत जल प्रबंधन जो है वो कराया जाए और वहाँ पे आसपास के जो इलाकों में जहाँ भी पानी है सभी कुछ किसान भाई मिलकर भी जो है वो तालाब वगैरह निर्मित कर सके हैं, उनमें जल संग्रहण या जल संचयन कराया जा सके है। जैसे कि वर्षा जल संचयन कराया जाए या जिसे कहते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो बढ़ाया जाए। जब पानी की अधिकता हो तो उसको किस तरह से जो एक तरह से स्टोर कराया जा सके है या संरक्षित करके रखा जा सके है और उसको समय आने पर उपयोग कर सके हैं जहाँ पर उसका इस्तेमाल करना है। और इसमें जो आजा है कि पानी को बचाना है, संरक्षित करना है, तो उसमें विभिन्न सिंचाई विधियाँ हैं। जैसे
जाए है कि ड्रिप इरिगेशन आ जाए, टपका सिंचाई आ जाए, जिसके अंतर्गत पिछले सालों में 5.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जो कवर कराया गया। इसी तरह से स्प्रिंकलर यानी फुहारा सिंचाई विधि आ जाए, जिसमें के 5.70 लाख हेक्टेयर जो है इसमें कवर कराया गया और सरकार ने बहुत सहयोग जो है किसान भाइयों को इस दिशा में दिया। इसी तरह से जो आ जाए है कि भूमिगत जल जो सिंचाई विधि जो है वो अपनाई जाए, उसमें पाइप जो है पाइपलाइन वो भूमिगत खेतों के अंदर डाले जाए लगभग 2.5-3 फुट की गहराई पे और ट्यूबवेल से उनको जोड़ा जाए कि खाड़ ना हो गए, नीचे नीचे पानी जो है जहाँ खेत में ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाए। कई बार खाड़ टूट जाए या चूहे वगैरह बिल बना दे हैं, सही तरीके से वो पानी अगले खेत तक नहीं जा सकता जहाँ पहुँचाना है और पीछे ही रह जाए, तो वहाँ तक पानी पहुँचाया जाए। तो उसके लिए भूमिगत जल सिंचाई प्रणाली जो है उसको भी अपनाया गया और इसके साथ साथ जो खाड़ हैं खेतों तक जाने वाले आखिरी टेल तक पानी पहुंचना चाहिए, उनकी साफ सफाई समय पे हो, नियमित रूप से हो और जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कत किसान भाइयों को ना हो। यही मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का आ जाए। तो जो किसान भाई हैं इससे जुड़े, इन विभिन्न विधियों को अपना के जो है अपने खेतों तक जो है पानी पहुंचावें और समय समय पे जो है उसको उपयोग करेंगे तो संरक्षित करते हुए करेंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किसान भाई उठा सकेंगे। तो भाइयों या तो करिए हमने चर्चा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के ऊपर और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने यो भजन। शिवोऽहं शिवोऽहं सदा कहने वाले, जगत जाल भरम से जुदा रहने वाले, तितिक्षा तृष्णा सुधा सहने वाले, यको पीने वाले बड़े भाग्य वाले। शिवोऽहं शिवोऽहं सदा कहने वाले, जगत जाल भ्रम से जुदा रहने वाले। कमंडल विभूति अलंकार वाले, जटा जूट मुंडी सदाचार वाले। करमंडल विभूति अलंकार वाले, जटा जूट मुंडी सदाचार वाले। निराकार वाले या साकार वाले, यको पीने वाले बड़े भाग्य वाले। शिवोऽहं शिवोऽहं सदा कहने वाले, जगत जाल भ्रम से जुदा रहने वाले। वनवास वाले, उदासी निराशी संन्यास वाले। पुरी में गिरी में वनवास वाले, उदासी निराशिया संन्यास वाले। यतीश्वर तथा योग अभ्यास वाले, यको पीने वाले बड़े भाग्य वाले। शिवोऽहं शिवोऽहं सदा कहने वाले, यको पीने वाले या बड़े भाग्य वाले।
दसों इंद्रियों का दमन करने वाले, मनन द्वारा मन को समन करने वाले। दसों इंद्रियों का दमन करने वाले, मनन द्वारा मन को समन करने वाले। अहम ब्रह्म पद को गमन करने वाले, यको पीने वाले बड़े भाग्य वाले। शिवो हम सदा कहने वाले, खलक में पलक में अलख करने वाले, भिक्षालन मधुकरी का रस चखने वाले। पलक में खलक में अलख करने वाले, भिक्षाल मधुकरी का रस चखने वाले। नारायण गिरी पर दया रखने वाले, नारायण गिरी पर दया रखने वाले, यको पीने वाले बड़े भाग्य वाले। शिवो हम सदा कहने वाले, यको पीने से जुदा रहने वाले। शिवो हम सदा कहने वाले, जगत जाल भ्रम से जुदा रहने वाले, जगत जाल भ्रम से जुदा रहने वाले। शिवोहम सदा कहने वाले, ये तो सुने भजन। और भाइयों आओ सुने मौसम की जानकारी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95 और 80% रही। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 17 जुलाई तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने के साथ अधिकतर स्थानों पर बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, 15 जुलाई से अधिकतर स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह के। किसान भाइयों, जैसे कि वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने और अधिकतर स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना को देखते हुए आपसे निवेदन है, आप अपनी सब्जियों का, पशुओं का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। ये तो सुने यह ना मौसम की जानकारी। और भाइयों अब करेंगे चर्चा कल के कृषि कार्यक्रम पर। तो जहाँ तक कल का कृषि कार्यक्रम का सवाल है, कल चर्चा का विषय रहेगा बीज बैंक, और दूसरी चर्चा का विषय आज की नसीहत के तहत रहेगा सीधी बिजाई वाली धान में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। और इसके साथ ही जानकारी दी जाएगी प्राकृतिक खेती के अंतर्गत संजीवक खाद बनाने की विधि। तो यह तो बात करी हमने कल के कृषि कार्यक्रम की, और अब देंगे जानकारी IYOM 2023 के अंतर्गत
मोटा अनाज और मजबूत अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मोटा अनाज यानी कि ऐसे अनाजों की खेती जो कि कम पानी के ऊपर भी निर्भर रह सके हैं और उसकी खेती कर सके हैं और किसान भाई उससे फ़ायदा ज़्यादा ले सके हैं, क्योंकि खेती में सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई की। यदि किन्हीं इलाकों में जहां पानी कम है या बरसात कम है या नहर वगैरह के ज़रिए पानी नहीं पहुंच पाता किसी कारण से, तो वहां पे भी जो है ऐसी खेती फसलों की करी जा सके है जिनको पानी की कम ज़रूरत है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके हैं। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष IYM बनाने की जो है भारतीय प्रस्ताव को खाद्य और कृषि संगठन के संचालक मंडल के जरिए अनुमोदित किया गया। भारत के नेतृत्व में 70 से ज़्यादा देशों ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए अपनाए गए इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए मोटे अनाज वाली फसलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अनुसंधान एवं विकास और विस्तार में निवेश बढ़ाना और मोटे अनाज वाली फसलों के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है हितधारकों को प्रेरित करना सबसे ज़्यादा जरूरी माना गया। और इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन में उतार चढ़ाव, दूसरी विविधताओं का प्रकोप मोटे अनाज वाली फसलों में सबसे कम पाया गया। दुनिया में सर्वाधिक जो है मोटे अनाज पैदा करने वाले देशों में भारत भी है। पूरे देश का लगभग 40% मोटे अनाज जो है वो केवल राजस्थान से आवे है। मोटा अनाज उगाने वाले दूसरे राज्यों में कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा भी है। देश में बाजरा, ज्वार और रागी प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली मोटे अनाज वाली फसलें हैं। इसके अलावा झंगोरा, बरी जो कि ब्रोसो मिलेट कहते हैं, कंगनी जो कि लोमड़ी इतालवी मिलेट के रूप में भी जानी जा है, या फिर कोडरा जो कोडो मिलेट के रूप में भी उगाया जा है, इनकी भी खेती करी जा है। ये बात यह आ जा है कि संतुलित आहार की आवश्यकता के रूप में जो है इसको दुनिया जो है बड़ी तेजी से अपनाने लग रही है, क्योंकि बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए जो भोजन की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए जो है इसके उत्पादन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और यो माना गया है कि यह आवश्यकता जो है 2030 तक 8.5 अरब तक पहुंचने का अनुमान है और 2050 तक यह 9.7 अरब के करीब पहुंचने का अनुमान है। और वर्तमान परिस्थितियों में देखें, गहराते जो जलवायु संकट और बढ़ते पर्यावरणीय तनाव के साथ सबसे ज़्यादा कठिन वातावरण में खेती के लिए जो सबसे बढ़िया फसलों को बढ़ावा देकर विविधीकरण की आवश्यकता बढ़ गई है, उसमें इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत हो जाए। मोटे अनाज वाली फसलें जो है एक संतुलित आहार का मुख्य स्रोत मानी जा है। कई जीवन शैली के रोग की समस्याएं, सूक्ष्म पोषक तत्व, विटामिन और दूसरे चीज़ों की कमी के कारण जो अंदरूनी भूख है उससे जुड़ी हुई जो ज़रूरतें हैं, जिससे कि कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाए, तो उसको मजबूत करने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत रहेगी। इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। और इसके साथ साथ व्यापक रूप से सुपरफूड कहे जाने वाली मोटे अनाज वाली फसलें दुनिया भर में कृषि खाद्य प्रणालियों को बदलने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रही हैं। ये सभी फसलें जो है टिकाऊ और पोषक तत्व संवेदनशील खाद्य मूल्य श्रृंखला बनाने में जो है एक अहम भूमिका निभावें, क्योंकि ये जो है पोषक तत्वों, कार्बन तटस्थ और संसाधन कुशल में समृद्ध है। मोटे अनाज वाली फसलें जो है मानव आहार, पशु चारा, जैव ईंधन जैसे दूसरे अप्रयुक्त बाजारों के लिए भी व्यापक रूप में उपयोगी साबित हो रही है। मोटे अनाज वाली फसलें उगाने वाले किसान पर्यावरण को लाभ पहुंचा रहे हैं, आर्थिक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि मोटे अनाज वाली फसलों में दूसरे खाद्य फसलों के मुकाबले सूखे को और अधिक तापमान को सहने की क्षमता ज़्यादा है। और इसके अलावा उच्च पोषण मूल्य और स्वास्थ्य लाभ के साथ मोटे अनाज कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत भी माने जा है। इसमें आहार में फाइबर मुख्य फसलों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, ग्लूटेन मुक्त भी हैं। मोटे अनाज वाली फसलें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, पोटाशियम, विटामिन जैसे अहम पोषक तत्वों में ज़्यादा हैं, जो स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मोटे अनाज वाली फसलें रक्तचाप को कम करने में भी प्रभावी हैं।
टाइप 2 मधुमेह को रोकने में भी मदद करे है, हृदय रोगों और उनसे बचने में भी मदद करे है। मोटे अनाज में अघुलनशील फाइबर को प्रोबायोटिक के रूप में जाना जा है, जो पाचन तंत्र में अच्छे बैक्टीरिया का समर्थन करे। इनमें एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा है, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ावे हैं। मोटे अनाज वाली फसलें जो है मुख्य फसलों की तुलना में लगभग 20% कम कार्बन पदचिह्न उसमें पाए गए हैं। इसके अलावा मोटे अनाज के उत्पादन में कृषि रसायन जैसे उर्वरक, कीटनाशक वगैरह का भी इस्तेमाल कम हुआ है, जो मृदा, जीव और वातावरण को रसायनों के दुष्प्रभाव से बचावेगा और इकोसिस्टम में संतुलन बना के भी रखेगा। इसके अलावा हर देश में टिकाऊ खेती करने के लिए और खासकर जैसे भारत टिकाऊ खेती के लिए और अग्रसर हो रहा है, तो मोटे अनाज की खेती भारत को इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ने में मददगार साबित होगी। और विश्व के कई देशों में मोटे अनाज की बहुत मांग है, उसको पूरा करने में भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान रहेगा मोटे अनाज का। इसके साथ साथ भाइयों, या तो हमने करी चर्चा मोटा अनाज और मजबूत अर्थव्यवस्था के ऊपर, और किसान भाई जो हैं अपनी समस्याओं के लिए किसान कॉल सेंटर नंबर 1551 पे भी संपर्क करके समय समय पे अपनी खेती संबंधी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जहाँ तक नई फसल नई उमंग के सवाल है, तो इसके अंतर्गत ग्वार की काश्त में किसान भाई कर सके हैं, और उसकी उन्नत किस्में हैं HG 75, HG 365, HG 563, HG 220 जो है वो इस्तेमाल कर सके हैं। ज़्यादातर ये 85 से 100 दिन का समय लिए हैं और एक अच्छी जो रोग प्रतिरोधी किस्में मानी जा है, और 8 से 9 क्विंटल तक जो है इनसे पैदावार मिल जा है। और इसके साथ साथ आजकल जो है इसकी बिजाई पूरी कर सके हैं। किसान भाई ज़्यादा क्षेत्र ना करें, जैसे ही खेत बतरावें तो वहाँ ग्वार की काश्त कर सके हैं। ग्वार की उन्नत किस्मों में जो है HG 365, HG 563 वगैरह का 5 से 6 किलोग्राम बीज जो है इस्तेमाल कर सके हैं, और HG 75 के लिए 5 से 8 किलोग्राम बीज इस्तेमाल कर सके हैं। बिजाई खुड्डों में करें, 45 सेंटीमीटर फासला रखें, पौधों में 15 सेंटीमीटर की दूरी रख के जो है इसकी बिजाई कर सके हैं। और HG 365 और HG 563 की बिजाई खुड्डों में 30 सेंटीमीटर का फासला रख कर करें। ज़्यादा पैदावार लेने के लिए जो प्रमुख बीमारी बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट से बचाने के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों की पूर्ति के लिए जो है फफूंदनाशक या राइजोबियम और BSB कल्चर के बीज का उपचार करके जो है बिजाई करें। और इसके साथ साथ ग्वार की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए 16 किलोग्राम फास्फोरस यानी 35 किलोग्राम DAP या 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट या 8 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 18 से 20 किलोग्राम यूरिया प्रति किले के हिसाब से खेत के नीचे तैयारी के दौरान दे दें। और खेत में जो गंधक की कमी है तो 8 किलोग्राम गंधक जो है यानी 60 किलोग्राम जिप्सम भी बिजाई से पहले खेत में दी जा सके। और 25 से 30 दिन के बाद जो है मौसम के अनुसार जैसा लगे तो उस अनुसार निराई गुड़ाई भी जो समय समय पर करें, जिससे कि खरपतवार नियंत्रण समय पर हो सके और किसान भाई अच्छी पैदावार जो ले सके। तो भाइयों, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होया। तो वीरेंद्र भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।